नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी मित्रों। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे उदय होता है और किसके माध्यम से यह फैलाव होता है बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, और हमने देखा कि बंगाल में जो प्रथम क्रांतिकारी संगठन था उसके बारे में समझा। ठीक है, आपको पता है कि जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो फैलाव होता है, जो श्रेय जाता है दोस्तों, वह भद्रलोक समाज को जाता है। भद्रलोक समाज ही आगे आकर के इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया दोस्तों। आपको ये भी पता है कि जो भद्रलोक समाज था वह एक शिक्षित वर्ग के साथ साथ जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, वकील थे, ये सभी लोग इस क्रांतिकारी आंदोलन में आगे बढ़ करके काम किया। और हमने देखा कि किस प्रकार से एक गुप्त समिति और जो अंग्रेजों का विरोध करने वाली समिति थी, अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। वास्तव में दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना जो होती है, इसके पहले इस अनुशीलन समिति का नाम क्या होता है दोस्तों? व्यायामशाला, जिसकी स्थापना 1902 में होती है। और इस व्यायामशाला की स्थापना कौन करता है दोस्तों? इस व्यायामशाला की स्थापना करते हैं सतीश चंद्र बोस, और प्रमुख रूप से देखा जाए तो दोस्तों प्रथमनाथ मित्रा ने इसकी स्थापना किया था, और सहयोगी थे सतीश चंद्र बोस और साथ साथ में पुलिन दास। ये तीनों लोग दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं, व्यायामशाला की स्थापना करते हैं, जिसका नाम बाद में हो जाता है अनुशीलन समिति। ठीक है दोस्तों, तो अनुशीलन समिति में जो मुख्य एक सदस्य होते हैं दोस्तों, संस्थापक सदस्य होते हैं, वह प्रथमनाथ मित्रा होते हैं, सतीश चंद्र बोस होते हैं और पुलिन दास होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीनों लोग क्या होते हैं? इस अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य होते हैं। अनुशीलन समिति का जो सदस्य, जो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य होता है वह आपको पता है कि वंदे मातरम के जो प्रणेता हैं, हमने जैसा कि बताया था दोस्तों, वंदे मातरम के प्रणेता रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके मार्गों पर अनुशीलन करना या इनके मार्गों पर चलना इस अनुशीलन समिति का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, हमने ये भी चर्चा किया था कि जो अनुशीलन समिति है दोस्तों, इसका वास्तव में अनुशीलन समिति का पहले जो नाम था दोस्तों भारत अनुशीलन समिति था। इस अनुशीलन समिति का नाम दोस्तों पहले बाद में भारत अनुशीलन समिति भी इसका नाम रखा गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रथमनाथ मित्रा होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रथमनाथ मित्रा होते हैं। और अध्यक्ष जो होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वह चितरंजन दास, CR दास होते हैं। ठीक है दोस्तों, वही यदि हम कोषाध्यक्ष की बात करें, वैसे इस अनुशीलन समिति से दोस्तों प्रश्न बना हुआ है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो यह भी नकारा नहीं जा सकता है कि कोषाध्यक्ष से प्रश्न ना बने दोस्तों। तो जो कोषाध्यक्ष मित्रों होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं सुरेंद्र नाथ ठाकुर होते हैं। और इसी अनुशीलन समिति की जो एक महत्वपूर्ण और मात्र एक महिला थी दोस्तों, वह सिस्टर निवेदिता थी। प्रश्न बनता है यहीं से, अनुशीलन समिति से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि अनुशीलन समिति की संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। पहला प्रश्न यही बनता है दोस्तों, पहला प्रश्न ये बनता है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो आपको पता है प्रथमनाथ मित्रा थे, पुलिन दास थे और सतीश चंद्र बोस थे दोस्तों। प्रश्न यहीं से बनता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों यह 1902 में ही हो गई थी, व्यायामशाला के रूप में। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जैसे आपको पता है, अभी हमने बताया कि अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वह रविंद्रनाथ टैगोर के बताए हुए मार्गों पर चलना था दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। यहां से ये प्रश्न ये महत्वपूर्ण ये भी बनता है दोस्तों, जो अनुशीलन समिति थी वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, किस क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? वह
बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित थी, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित थी, या दिल्ली क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित मीन्स दिल्ली के क्षेत्र से संबंधित थी, कि पंजाब के क्षेत्र से संबंधित थी, कि लाहौर के क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि उस समय लाहौर जो था वो पंजाब क्षेत्र में आता था दोस्तों। ठीक है, तो यह भी प्रश्न यहां से बनने का चांस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने जो बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन था उसको पढ़ा। उसे हमने ये भी देखा कि दोस्तों कि कुछ समाचार पत्र होते हैं, जैसे उपाध्याय जी का संध्या समाचार पत्र होता है, ब्रह्मदत्त का युगांतर होता है दोस्तों, इसको हमने पढ़ा। ठीक है, कि किस प्रकार ये जो समाचार पत्र होते हैं इस क्रांतिकारी आंदोलन में कैसे इसको बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा वही पुस्तक की बात करें दोस्तों, आपको पता है बरेंद्र कुमार घोष की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, भवानी मंदिर, इसका इसमें क्या रोल रहा। ठीक है, कैसे इस क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया इसको हमने समझा। ठीक है, और हमने ये देखा कि जो अनुशीलन समिति थी वह कैसे बाद में टूट जाती है उसको भी हमने देखा दोस्तों, और समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी देखा दोस्तों कि किस प्रकार से ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है 1905 में। आपको पता है दोस्तों कि ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कौन कौन करते हैं? बरेंद्र कुमार घोष और साथ साथ में प्रथमनाथ मित्रा और बरेंद्र कुमार घोष दोस्तों यह ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहां तक कवर किया हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कुछ और अन्य समितियां थी जो कि क्रांतिकारी आंदोलन में एक इनका महत्वपूर्ण रोल था दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो उसके संबंध में परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए कभी कभी आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो यह भी पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। जैसे दोस्तों एक समिति थी बिपिन बिहारी गांगुली, एक समिति थी आत्मोन्नत समिति, एक समिति थी आत्मोन्नत समिति। ठीक है, इसका क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान था। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? बिपिन बिहारी गांगुली। बिपिन बिहारी गांगुली, ध्यान दीजिएगा, बिपिन बिहारी गांगुली आत्मोन्नत समिति के संस्थापक थे। आत्मोन्नत समिति का संबंध किससे है दोस्तों? क्रांतिकारी आंदोलन से है। ठीक है, वही दोस्तों मायमेन सिंह थे, इन्होंने एक सुहृदय समिति और साथ साथ में ध्यान दीजिएगा इन्होंने दो समिति की स्थापना की थी, सुहृदय समिति और साथ साथ में दोस्तों साधना समिति। कौन? मायमेन सिंह थे, इन्होंने सुहृदय समिति और साधना समिति की स्थापना किया था, और इस समिति का जो संबंध है वह क्रांतिकारी आंदोलन से है मित्रों। ठीक है, तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लें। वही दोस्तों 22 साल थे, 22 साल की एक समिति थी स्वदेशी बांधो समिति, स्वदेश बांधो समिति थी। यह भी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी और महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो 22 साल की समिति क्या थी? स्वदेश बांधो समिति। ठीक है, वही एक फरीदपुर की समिति थी जिसका नाम है व्रती समिति। व्रती समिति फरीदपुर की समिति का नाम है, फरीदपुर की समिति का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? व्रती समिति। तो यह भी नोट डाउन कर लेंगे। बरेंद्र कुमार घोष की एक समिति थी दोस्तों युगांतर समिति, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने माइंड में रखें। ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष की एक समिति थी, क्या नाम था? युगांतर समिति, जिसका युगांतर समिति का इस क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। ठीक है, इस क्रांतिकारी युगांतर समिति का क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। ठीक है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? बरेंद्र कुमार घोष। यह जो युगांतर समिति थी दोस्तों, युगांतर समिति एक गुप्त समिति थी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। युगांतर समिति एक गुप्त समिति थी। यह
आतंकवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर विशेष करके काम करती थी, ठीक है। और इसके माध्यम से आपको पता है दोस्तों कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी और साथ साथ में होता क्या है दोस्तों, खुदीराम बोस को इस युगांतर समिति के तहत इनको चुना जाता है बम विस्फोट करने के लिए। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि इस युगांतर समिति की बैठक ली जाती है, ठीक है। बैठक ली जाती है कि हम जो मजिस्ट्रेट, तत्कालीन मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, कहाँ का, कलकत्ता का तत्कालीन मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड होता है। इस युगांतर समिति के माध्यम से योजना बनती है कि कैसे किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाए जिससे उसकी हत्या हो जाए। लेकिन वास्तव में होता क्या है दोस्तों, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हमारे देश के जो खिलाड़ी होते हैं, जो भारतीय होते हैं, उनको चुना जाता है युगांतर समिति के माध्यम से और गुप्त समिति बैठाई जाती है, उसमें चुना जाता है खुदीराम बोस को तथा प्रफुल्ल चाकी को। इन दोनों लोगों को चुना जाता है और ये होशियार भी थे दोस्तों, ठीक है। इनको भेजा जाता है कलकत्ता और कलकत्ता में इंतजार करते हैं, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट कलकत्ता का मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट होता है किंग्सफोर्ड का प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन होने के बाद दोस्तों वह मुजफ्फरपुर भेजा जाता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर उस समय दोस्तों यह बंगाल में ही था, मुजफ्फरपुर था वह बंगाल में ही था। इस समय यदि हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो ये आ गया है बिहार में दोस्तों, ठीक है। तो उस समय इसको जब इसका प्रमोशन होता है जिसको मुजफ्फरपुर भेजा जाता है और मुजफ्फरपुर जब भेजा जाता है दोस्तों तो खुदीराम बोस और साथ साथ में जो प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं, ये योजना बना करके 8 दिन 10 दिन पहले ही वहां पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर में। और जैसे ही यह इसकी गाड़ी निकल रही होती है तो दोस्तों ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये सोचते हैं कि जो यह लाल गाड़ी जा रही है वह किंग्सफोर्ड की ही हो सकती है और किंग्सफोर्ड की ही है। लेकिन दुर्भाग्य था जो दोस्तों कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड मींस मजिस्ट्रेट ना होकर के उसका एक मित्र था कैनेडियन की पत्नी और साथ साथ में उसकी पुत्री उस लाल गाड़ी में सवार थे। इन लोगों ने क्या किया कि बम फेंका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बम फेंका जिसमें उस कैनेडियन की पत्नी और पुत्री मारी गई, उनकी हत्या हो जाती है। और यही केस दोस्तों मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। और यह घटना कब होती है दोस्तों, 1908 में। 1908 में दोस्तों यह घटना होती है। किंग्सफोर्ड बच जाता है और ये खुदीराम बोस और साथ साथ में जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं, यह होता क्या है दोस्तों, इन लोगों को वाइनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा क्या जाता है, इन लोगों को घेर लिया जाता है। जो पुलिस होती है चारों तरफ से घेर लेती है। और दोस्तों जो प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं, चूंकि ये समझते हैं, सोचते हैं कि अब हम नहीं भाग सकते हैं पुलिस के माध्यम से, पुलिस के घेरे से हम नहीं निकल सकते हैं, तो प्रफुल्ल कुमार चाकी जो होते हैं दोस्तों वह स्वयं को गोली मार लेते हैं। कब मारते हैं, 1908 में ही मारते हैं, ठीक है दोस्तों। किस कांड में खुद को मारते हैं, तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में दोस्तों, क्योंकि यह जो घटना होती है दोस्तों वह 1908 में ही होती है, ठीक है। तो जो प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं दोस्तों वह स्वयं को गोली मार लेते हैं और जो खुदीराम बोस होते हैं वह पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 11 अगस्त 1908 को यह घटना होती है, 1908 की। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, इनको खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है, इनको जेल भेजा जाता है और नवंबर 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है मित्रों, ठीक है। जो खुदीराम बोस होते हैं इनको नवंबर 11 अगस्त 1908 को इनको 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न यहां से बनता है, जो मुजफ्फर बम कांड से प्रश्न बनता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यह बनता है कि मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था, सबसे पहला प्रश्न बनता है।
तो मुजफ्फरपुर कांड दोस्तों 1908 में होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड को करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, उसमें बम फेंकने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, तो खुदीराम बोस और साथ साथ में प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं। ये दोनों लोग क्या होते हैं दोस्तों, उस घटना को कारित करने वाले होते हैं। फिर से एक प्रश्न बनता है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था यह किस मजिस्ट्रेट को मारने के लिए किया गया था, किस मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए किया गया था। तो यह किस मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए किया गया था दोस्तों, जो एक D.H. किंग्सफोर्ड था। D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए क्या करते हैं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वह इसकी गाड़ी पर बम फेंकते हैं, किंतु उस समय उस गाड़ी में नहीं होता है, कैनेडी की पत्नी और साथ साथ में उसकी पुत्री होती है। इन दोनों लोगों की हत्या हो जाती है और जो यह किंग्सफोर्ड होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वह बच जाता है। और यह घटना होती कब है दोस्तों, अप्रैल 1908 में। जो बम की घटना होती है वह अप्रैल 1908 में, आप मैक्सिमम 1908 याद रखिएगा। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 की यह घटना होती है। ठीक है, फिर होता क्या है कि खुदीराम बोस और साथ साथ में जो प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं, या इन दोनों लोग या वैनी रेलवे स्टेशन पर घिर जाते हैं। यहां से लगभग, जहां मुजफ्फरपुर में ये घटना होती है, बमकांड होता है, यहां से लगभग 40 किलोमीटर ये लोग दूर निकल गए होते हैं किसी न किसी माध्यम से। उसके बाद जो यह वैनी रेलवे स्टेशन होता है, वहां पर इन लोगों को पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है। तो जो प्रफुल्ल कुमार चाकी होते हैं खुद को गोली मार लेते हैं, और जो खुदीराम बोस होते हैं यह पकड़े जाते हैं, जिनको 11 अगस्त 1908 में इनको 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये था, हमने देखा कि किस प्रकार मुजफ्फरपुर बम कांड कार्य किया अपना दोस्तों। ठीक है, अब हम इसी में बात करेंगे दोस्तों, जो अलीपुर षड्यंत्र केस था। अलीपुर षड्यंत्र केस था वास्तव में दोस्तों, जो अलीपुर के लोग थे, एक था मानिक टोला उद्यान, और जो एक मानिक टोला उद्यान था अलीपुर में दोस्तों, वहां के लोग जो थे, कलकत्ता के जो लोग थे, अवैध हथियार अपने पास रखा करते थे। तो क्या की सरकार ने वहां पर छापा मरवा दी। वहां पर क्या हुआ, छापे मारे गए, कई स्थानों पर छापे मारे गए, जिसमें से लगभग 34 से 35 लोग पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए दोस्तों। ठीक है, हुआ क्या, जब इसमें छापे मारे गए, 34-35 लोग गिरफ्तार किए गए, तो इन सबको अलीपुर कारागार में रखा गया। जब अलीपुर कारागार में रखा गया दोस्तों, और इन पर मुकदमा चलने लगा, तो यही जो कांड हुआ कि अलीपुर में जो मानिक टोला क्षेत्र था वहां पर छापा मारा गया। वहां पर जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों को 34 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमा किया गया। ठीक है, यही था अलीपुर षड्यंत्र केस। तो यह घटना कब होती है अलीपुर षड्यंत्र केस की दोस्तों, यह अलीपुर षड्यंत्र केस ये 1910 के आसपास होती है। ठीक है, अलीपुर जो षड्यंत्र केस होता है 1910 के आसपास होती है मित्रों। और जो इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस में जो स्पष्ट तरीके से एक सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनका नाम होता है नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई क्या करते हैं दोस्तों, यह जेल में ही रहता है, 34 अन्य लोग भी जेल में रहते हैं, किंतु जो नरेंद्र गोसाई होता है यह सरकारी गवाह बन जाता है, सरकार की तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु जो इसी के साथ में वहां पर सत्येंद्र नाथ बोस होते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस और साथ साथ में कन्हाई लाल दत्त होते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी, नरेंद्र गोसाई की। क्यों, क्योंकि नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था और इन लोगों के विपक्ष में गवाही देने को तैयार था स्वयं को बचाने के लिए। तो क्या करते हैं, जो ये सत्येंद्र नाथ बोस थे और साथ साथ में जो कन्हाई लाल दत्त थे, इन्होंने क्या किया, उसकी हत्या कर दिया। उसकी हत्या करने के बाद दोस्तों जो सरकार होती है, जो ब्रिटिश सरकार होती है, कन्हाई लाल दत्त और साथ साथ में जो सत्येंद्र नाथ बोस होते हैं, इनको 1908 में ही फांसी की सजा दे देते हैं दोस्तों।
1908 की ही ये घटना हो रही है दोस्तों। 1908 में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके लिए जो सत्येंद्र नाथ बोस होते हैं दोस्तों, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और साथ साथ में जो कन्हैया लाल दत्त होते हैं, ये इनका इस क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। और ये कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी थे उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। तभी तो जो नरेंद्र गोसाई थे उनकी हत्या कर दी दोस्तों। और इसके एवज में होता क्या है दोस्तों कि सत्येंद्र नाथ बोस और साथ साथ में जो कन्हैया लाल दत्त होते हैं इनको फांसी की सजा दे दी जाती है मित्रों, ठीक है। दोस्तों इसी केस में जो अलीपुर षड्यंत्र केस था, इसमें जो बरीद घोष के गुट के सभी सदस्य होते हैं उनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। ध्यान दीजिए कि इसके जो बरीद घोष के गुट के सदस्य होते हैं उनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है दोस्तों। और जो अरविंद घोष होते हैं, अरविंद घोष को दोस्तों जो एक प्रसिद्ध वकील थे चित्तरंजन दास क्या थे दोस्तों, एक वकील थे, ठीक है। इनके प्रयास से अरविंद घोष को बरी कर दिया जाता है। और जब इनको अरविंद घोष को बरी कर दिया जाता है तो ये दोस्तों क्या होता है, इस घटना के बाद, अलीपुर घटना के बाद ये चले जाते हैं पौंडीचेरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पौंडीचेरी चले जाते हैं। कौन? अरविंद कुमार घोष। ये दोस्तों अरविंद घोष जाते हैं पांडिचेरी। ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी जाते हैं। और पांडिचेरी में ये होता क्या है, पांडिचेरी में ये ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी दोस्तों? ये एक ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं रह जाते हैं दोस्तों। तो ये अरविंद घोष, प्रश्न यहां से बनता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में या अलीपुर केस में अरविंद घोष को किस वकील ने बचाया था या किस वकील ने अथक प्रयास करके अपना इनको समय दिया और बचाया था? तो चित्तरंजन दास या सीआर दास के प्रयास से अरविंद घोष को बरी कर दिया गया। अरविंद घोष बरी होने के बाद कहां चले जाते हैं? पांडिचेरी चले जाते हैं। और पांडिचेरी में यहाँ ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। मीन्स यह कभी बंगाल नहीं आते हैं दोस्तों। तो ये अरविंद घोष थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो अलीपुर षड्यंत्र केस होता है दोस्तों, इसी के बाद अलीपुर षड्यंत्र केस के ही बाद 1908 में दोस्तों होता क्या है कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। 1908 में ही दोस्तों, 1908 में ही जो अनुशीलन समिति होती है, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कर दिया जाता है दोस्तों। गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। किस केस के बाद यह गैर कानूनी घोषित हो जाता है? अलीपुर केस के बाद, अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद दोस्तों, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस यहीं पर बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, उसके बाद होता है, उसके अलीपुर के बाद दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र केस होता है। क्या होता है दोस्तों? अलीपुर के बाद हावड़ा। हमने देखा मुजफ्फरपुर बम कांड कैसे हुआ, ठीक है। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में देखा मुजफ्फरपुर जो बम कांड था किससे संबंधित था? किंग्स फोर्ट से संबंधित था दोस्तों। वहीं अलीपुर की बात करें दोस्तों, या अवैध हथियार के इकट्ठा करने पर जो सरकार थी वह छापे मारी और छापे मारने के बाद वह 34 लोगों पर लगभग मुकदमा चलाई और यही मुकदमा चलाना ही क्या होता है? अलीपुर षड्यंत्र केस होता है, ठीक है दोस्तों। और अलीपुर षड्यंत्र केस में ही आपको पता है कि जो नरेंद्र गोसाई होता है वह सरकारी गवाह बनता है, जिसकी सत्येंद्र नाथ बोस और तथा जो कन्हैया लाल दत्त होते हैं ये उसकी हत्या कर देते हैं 1908 में ही। और फिर उसके बाद 1908 में ही, लास्ट 1908 नवंबर 1908 में लगभग
जो कन्हैया लाल दत्त होते हैं और साथ साथ सत्येंद्र नाथ बोस होते हैं, इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। अब इसी जो यह अलीपुर षड्यंत्र केस था, इसी के बाद ही, इसी की घटना घटने के बाद ही होता क्या है, 1908 में अनुशीलन समिति को अवैध घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस, थोड़ा सा है हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो हावड़ा षड्यंत्र केस है दोस्तों, यह जो एक बाघा जतिन थे, बाघा जतिन से संबद्ध करता है, उन्हीं से संबंध यह है दोस्तों। बाघा जतिन की उपमा एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इन्हीं से यह जो हावड़ा षड्यंत्र केस है इन्हीं से संबंधित है। किससे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से हावड़ा षड्यंत्र केस संबंधित है। वास्तव में दोस्तों होता क्या है, जो ये मुखर्जी जी होते हैं, ठीक है, जो मुखर्जी जी होते हैं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बाघा जतीन जी होते हैं, ये क्या करते हैं, एक डीवाईएसपी होते हैं शमसुल रजा, ठीक है, शमसुल अली होते हैं, शमसुल अली, यह इनकी जो यह बाघा जतीन होते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और इनके हत्या के एवज में इनको 1 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहां से प्रश्न बने कि हावड़ा षड्यंत्र केस का जो मुख्य साजिशकर्ता था कौन था, वह था दोस्तों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बाघा जतीन। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ही बाघा जतीन कहा जाता है दोस्तों, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ही बाघा जतीन कहा जाता है। और यही बाघा जतीन जो थे, यह डीवाईएसपी शमसुल आलम की हत्या कर देते हैं और यह शमसुल आलम की हत्या करने के आरोप में इन्हें 1 वर्ष की सजा दिया जाता है, ठीक है, 1 वर्ष का सजा, इनको सजा सुनाई जाती है दोस्तों। तो ये था, हमने देखा किस प्रकार कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ और हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ। हावड़ा षड्यंत्र केस किससे संबंधित है, तो जो डीवाईएसपी थे, ठीक है, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, वो शमसुल आलम थे, उनकी हत्या से संबंधित है। और उनकी हत्या कौन करता है दोस्तों, बाघा जतीन करते हैं या जतीन्द्र मुखर्जी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाघा जतीन को ही जतीन्द्र मुखर्जी को ही बाघा जतीन की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। इनकी जो शमसुल अहमद होते हैं, आलम होते हैं, उनकी यह हत्या कर देते हैं और इनके वजह में इनको कारावास दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। हमने मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर षड्यंत्र केस को पढ़ा और साथ साथ में हमने कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, इनको भी नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इनको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।